हेलो एवरीवन, आप सभी का गणित एनालिसिस चैनल पर स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट किया था। आज हम इसका एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। तो बाग की क्या ज्ञात करनी है, हमें विमाई ज्ञात करनी है। देखिए, एक आयताकार बाग आपको दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या बनाना होगा, जैसे ये देखिए, हमारा क्या होगा, एक आयताकार बाग। देखिए, हमारा एक आयत है। तो ये जो सामने वाला हिस्सा हो जाएगा, ये तो हो जाएगी हमारी लंबाई, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा होगा, ये हमारी हो जाएगी चौड़ाई। देखिए, परिमाप क्या होता है, इसका मतलब मैं बता देता हूँ कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं ना, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए से आप शुरू कर रहे हैं, पॉइंट बी तक की लंबाई, फिर पॉइंट सी तक की लंबाई, और फिर पॉइंट डी तक की लंबाई, फिर वापस ये डी से लेके ए तक की लंबाई। तो इन सभी लंबाइयों को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो उससे क्या बनता है, हमारा परिमाप बनता है। और आयत के परिमाप का हमें सूत्र पता है। क्या होता है आयत के परिमाप का सूत्र? दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या होता है, आयत के परिमाप का सूत्र होता है। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो मैं चौड़ाई को तो क्या बोल देता हूँ, बी ब्रेड्थ, और लंबाई को क्या बोल देते हैं, एल। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। पर उसके पहले क्या हमें यहाँ लंबाई और चौड़ाई का मान पता होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा इस तरीके के सवाल में कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो एक काम करते हैं, हम चौड़ाई को कुछ मान लेते हैं। तो माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर है x। तो इसकी जो लंबाई होगी, फिर क्या होगी लंबाई, देखो आपको सवाल में दिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी x + 4, पीछे क्या आ जाएगा, मीटर। इसके पीछे भी क्या आ जाएगा, मीटर। इसका अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36 मीटर, है ना। क्या दिया है, इसका अर्ध परिमाप कितना दिया है हमें, 36 मीटर। तो अब ये सवाल को हल करना हमारे लिए आसान है। अर्ध परिमाप दे दिया हमें 36 मीटर। तो आयत का पूरे का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो आयत के अर्ध परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और इस पूरे में किसका भाग लग जाएगा, 2 का, ठीक है। बराबर कितना होगा, 36। आपको अभी इकाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, इकाई आप लास्ट में लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या होगा, 2 से तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। हमारे पास लंबाई कितनी है, x मीटर, चौड़ाई कितनी है, देखिए हमारे पास लंबाई तो है x + 4 मीटर, और जो चौड़ाई है उसका मान है x मीटर, बराबर कितना होगा, 36। अगर हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 4 बराबर क्या होगा, 36। यदि हमें x का मान अगर निकालना है तो 2x बराबर 36 माइनस क्या होगा, 4। तो यहाँ पर जो 36 में से 4 घटेगा तो उत्तर आएगा 32। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ हल करने पर, 16, क्योंकि 32 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 बार। अतः लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, अतः लंबाई होगी इसकी 16 + 4 यानी 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी होगी, 16 मीटर। तो देखिए, अगर हम इसको चेक करना चाहें कि लंबाई प्लस चौड़ाई का मतलब ही क्या अर्ध परिमाप होगा, तो हाँ वो अर्ध परिमाप होता है। तो 20 + 30, तो यहाँ पे सवाल में 36 मीटर पर अर्ध परिमाप दे रखा है। तो 20 और 10 30 और 6 36, तो 36 मीटर अर्ध परिमाप आ गया हमारा। लंबाई चौड़ाई का हमें पता चल ही गया। इस प्रकार से हमारा सवाल सॉल्व होता है। तो बाकी की 2 विमाएँ कौन कौन सी होगी, एक तो लंबाई और चौड़ाई, ये हमें मिल चुकी है 20 मीटर और 16 मीटर। इसी के साथ ही हमारा ये वाला सवाल यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं इसको समझने के लिए। तो आगे के क्वेश्चन पर अब हम बात करेंगे
कि अगले क्वेश्चन को अब हमें कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए आप, एक बार मैं अपनी स्लाइड को चेंज करता हूँ। देखिए मैंने जो ये ऊपर वाला सवाल करवाया था, इसको हमने सामान्य विधि से हल कर दिया कि चौड़ाई को x मान लिया तो लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक होगी, x+4। आप चाहें तो इस सवाल को x और y मान करके भी हल कर सकते हैं, तो वो तरीका भी हमारा आसान है सवाल को हल करने का। आप चाहें तो सवाल को वैसे भी हल कर सकते हैं, बस उसमें इतना सा होगा सवाल के अंदर कि आपको क्या करना होगा। जैसे यहाँ चौड़ाई को क्या मानना होगा आपको, चौड़ाई को आप लोग मान लीजिए कुछ ना कुछ मान लीजिए, चौड़ाई को x मान लीजिए, और जो लंबाई होगी उसको क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। ठीक है, अब क्या होएगा इसके अंदर, इसमें इतना सा होएगा कि आपको यहाँ प्रश्नानुसार लिखना होगा। और सवाल में क्या कह रहा है कि जो इसकी चौड़ाई, जो इसकी लंबाई है ना, वो चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x+4। तो इसका इधर पक्षांतरण कर देंगे तो क्या बनेगा, y - x - 4 = 0। एक समीकरण तो आपको ये वाली मिल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम आगे भी इसको हल करना चाहेंगे तो वहाँ पर ये होगा कि जो हमारे पास इसका क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप दे रखा है। तो अर्ध परिमाप का मान कितना दिया है हमें, 36। और आयत के अर्ध परिमाप का मान का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, L+B बराबर कितना होता है, 36। तो लंबाई कितनी है, देखिए x, लंबाई तो हो जाएगी हमारी x, मतलब लंबाई तो हो जाएगी हमारी y, और चौड़ाई हमारी हो जाएगी x। तो y + x बराबर कितना हो जाएगा, 36। तो एक समीकरण हमारी ये बन जाएगी। तो इस समीकरण को भी अब हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं, बराबर 0। तो इन दोनों समीकरण को अगर हम चाहेंगे तो ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं, और ग्राफीय विधि में भी हमें लंबाई का मान 20 प्राप्त होगा और चौड़ाई का मान हमें 16 प्राप्त होगा। और अगर यहाँ पर किसी विधि का नाम नहीं आ रहा तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है, आप सवाल को वैसे भी हल कर सकते हैं, वो भी एक आसान तरीका है हमारे लिए। तो अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस सवाल के अंदर आपको क्या दिया गया है कि एक रैखिक समीकरण दे दी गई है। क्या रैखिक समीकरण दी गई है आपको, 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कुछ इस प्रकार का हो कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो। देखिए अभी तक जो हमने पहले सवाल किए थे उसके अंदर क्या हो रहा था कि उसके अंदर आपको पहले से ही दो रैखिक समीकरण दी जा रही थी, और उसके अंदर आप a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का अनुपात निकालते थे, और जिससे हमें पता करना होता था कि वो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, संपाती होगी या फिर समांतर होगी। पर अब की बार उल्टा है, आपको एक समीकरण तो दे दी गई है सवाल के अंदर, और ये कहा गया है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो दूसरी समीकरण आपको अपने अकॉर्डिंग बनानी है। तो मेरे को इतना तो पता चल गया है कि अगर इसकी तुलना में करता हूँ मानक समीकरण से, तो मानक समीकरण होती है हमारी a1x + b1y + c1 = 0। तो तुलना करने पर a1 का मान हो जाएगा, a1x की तुलना 2x से करेंगे तो a1 बराबर तो होगा 2, b1 बराबर होगा 3 और c1 बराबर होगा -8। ये वाली बात तो हमें पता चल जाएगी। अब देखिए पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखा है ना, तो हम लिख देंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। हमें एक चीज़ बताइए, यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो कंडीशन क्या बनती है, a1/a2 किसके बराबर नहीं होता, b1/b2 का। ये वाली कंडीशन होती है, हमें इतना पता है। तो देखिए हमें a1 बराबर 2 मिल गया और b1 बराबर 3 मिल गया। तो हम एक काम करते हैं, अगली कोई भी रैखिक समीकरण हम अपनी इच्छा से बना सकते हैं। तो वो हम क्या बना लेते हैं, उसको हम यहाँ लिखते हैं। देखिए आप, ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा, आप चाहें तो इसकी जगह कुछ भी बना सकते हैं, बस इतना होना चाहिए a1/a2 b1/b2, ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। चाहे पीछे का मान बराबर भी हो जाए तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए आप, इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो मैं अगली अपनी समीकरण अपने अकॉर्डिंग बना लेता हूँ। 3x + 6y + 10 = 0। देखिए मैंने ये समीकरण बना ली। अगर इसकी तुलना में करता हूँ दूसरी मानक समीकरण से, a2x + b2y + c2 = 0 से, तो मुझे तुलना अगर करूँगा मैं, तो आपको वहाँ सवाल ऐसे करना होगा। तो तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a2 का मान हो जाएगा 3, b2 का मान हो जाएगा 6 और c2 का मान हो जाएगा 10। तो अगर मैं देखिए यहाँ पर a1/a2 मेरा क्या बनना चाहिए, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये वाला मान हमें मिलना चाहिए। तो ये मान देखते हैं कि क्या हमें मिल पाता है। अगर ये चीज़ हम देखेंगे तो यहाँ पर a1 का मान है 2 और a2 का मान मैंने जो समीकरण बनाई वो क्या होगी 3,
बराबर नहीं होनी चाहिए किसके, b1 का मान है 3, b2 का मान क्या है 6। हाँ, तो ये दोनों मान एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ये जो हमने समीकरण बनाई है ना, ये बिल्कुल सही समीकरण है। ये समीकरण एक ऐसी रैखिक समीकरण है जो दूसरी रैखिक समीकरण के साथ मिलकर के ये दर्शा रही है कि इन रेखाओं का जो ज्यामितीय निरूपण होगा वो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होंगी। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें 3x की जगह 5x, 50x, प्लस माइनस की संख्याएं कुछ भी ले सकते हैं। देखिए, अब अगली कंडीशन इसी सवाल के अंदर हमें दी गई है समांतर रेखाएं। तो दूसरी कंडीशन में हमें इसने बोला है समांतर रेखाएं। तो जब भी रेखाएं समांतर होती है ना, तो उसकी एक फिक्स कंडीशन है समांतर रेखाएं। तो हमें ये गुणधर्म याद होने चाहिए। समांतर रेखा में ये होता है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, पर फिर वो आगे बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तो मैं अपने हिसाब से कोई भी रैखिक समीकरण मान लेता हूँ। तो मैं अपने हिसाब से कोई भी जो रैखिक समीकरण मानूंगा उसको कैसे लिखेंगे, मैं मेरे हिसाब से कुछ भी बना लेता हूँ कि a1/a2 b1/b2 का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो a1 का मान 2 है और b1 का मान 3 है, लगभग मिलती जुलती समीकरण मान लेते हैं। जिससे कि a1 है तो मैं यह मान लेता हूँ अपनी एक समीकरण 4x + 6y - 3 = 0, ये समीकरण मान लेता हूँ। पहली मेरे पास मानक समीकरण ये है 2x + 3y - 8 = 0। तो उसकी तुलना करिए a1x + b1y + c1 = 0 से। तो a1 का मान 2 मिल गया, b1 का मान 3, c1 का मान -8। अगर मैंने एक समीकरण ये वाली बना ली है, देखिए मैं इसको एक बार अपने बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि हाईलाइट हो सके कि हमने इसका क्या बनाया है। देखिए आप, इसकी अगर मैं तुलना करता हूँ तो a2x + b2y + c2 = 0 से अगर जैसे मैं तुलना करूँगा तो देखो a2 का मान तो हो जाएगा यहाँ तुलना करने पर 4, b2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 6 और c2 का मान यहाँ हो जाएगा -3। देखिए, अगर यदि मान लीजिए इस तरीके का अगर मैं संबंध बनाना चाहूँ a1a2 b1b2 c1/c2 के साथ, तो देखिए वो संबंध कैसे बन रहा है वो देखते हैं हम। तो देखिए a1/a2, तो a1 कितना है हमारा 2, ठीक है। कंडीशन ये वाली बननी चाहिए हमारी। तो देखते हैं ये कंडीशन बन रही है, a2 का मान कितना 4, ये दोनों होने चाहिए आगे पीछे वाले बराबर, है ना। b1 का मान है हमारा 3 और b2 का मान है 6 और ये वाले बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो c1 का मान है हमारे पास में यहाँ पर, हमारे एक बार देख लेते हैं अपनी समीकरण में। c1 का मान है हमारे पास -8, जैसा कि हमें सवाल में दिया गया है। और c2 का मान जो भी हमने माना है वो कितना आ रहा है -3। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूँगा, 2 से काटूंगा तो 1/2, इसको भी 3 से काटूंगा तो 1/2, और जो ये बराबर नहीं है ये इससे हो जाएगा 8/3। तो देखिए हमें वही कंडीशन मिल गई कि a1/a2 बराबर b1/b2 पर बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये कंडीशन कौन दिखाता है, समांतर रेखाएं दिखाती है। तो इस रेखा के हिसाब से हमारा जो ज्यामितीय निरूपण होगा उसके लिए रैखिक समीकरण क्या हो जाएगी, 4x + 6y - 3। अब इसी तरीके के सवाल के लिए एक और कंडीशन है, उसके अंदर हमें क्या करना है, यदि रेखाएं क्या हो संपाती रेखाएं, तो संपाती रेखाएं में क्या होना चाहिए, तीनों अनुपात आपस में क्या होंगे बराबर, ठीक है। संपाती रेखाएं वाली अगर कंडीशन आएगी तो तीनों अनुपात क्या होने चाहिए हमारे बराबर होने चाहिए। तो हमारे पास पहले ही लिख लेते हैं। देखिए पहली जो समीकरण थी ना, समीकरण नंबर 1, वो क्या है वो देख लेते हैं एक बार हम, तो उसको लिख लेते हैं। देखिए हमने अपनी पहली समीकरण लिख ली है 2x + 3y - 8, यही तो क्या हमारी पहली समीकरण थी। दूसरी हमें अपने हिसाब से बनानी है, ठीक है। तो उसको हम कैसे बनाएंगे एक बार देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं तुलना करता हूँ इसकी मानक समीकरण से a1x + b1y + c1 = 0 से, तो मेरे को देखो a1 का मान तो कितना मिलेगा 2, b1 का मान कितना मिलेगा 3 और c1 का मान कितना मिलेगा -8। ये वाली बात मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। दूसरी समीकरण अगर मैं बनाऊँगा तो मुझे एक चीज़ पता है कि जब यदि दोनों रेखाएं संपाती होगी ना, तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि उनका जो a1/a2 b1/b2 और जो c1/c2 का अनुपात है वो तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बराबर है कि नहीं, बराबर होने चाहिए। तो मैं जो अगली समीकरण मानूंगा लगभग इससे मिलती जुलती होगी। तो मैं क्या करता हूँ अपने अकॉर्डिंग एक समीकरण मान लेता हूँ, चाहे अपन प्लस माइनस कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं अगली समीकरण मान लेता हूँ -4x - 6y और +16 = 0। मैंने एक समीकरण मान ली। अगर इसकी तुलना अगर मैं इसको दूसरी समीकरण मान लेता हूँ जो मैंने अभी बनाई है, तो एक बार तो मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि हाईलाइट हो सके कि हमने क्या किया था इसका। अब देखिए
तो अगर इसकी तुलना करता हूँ मैं दूसरी मानक समीकरण से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो हमारा जो a2 है ना, इसका तो मान हो जाएगा -4, ठीक है। b2 का मान हो जाएगा -6 और c2 का मान क्या हो जाएगा 16। अगर ये संपत्ति रेखाएं होगी तो कंडीशन बननी चाहिए a1 का मान है 2, ठीक है, a2 का मान है -4, b1 का मान है 3, b2 का मान है -6, c1 का मान है -8 और c2 का मान है 16। तो ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए बराबर। तो चेक करते हैं क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या। 2 से -4 को काटेंगे तो -1/2, ठीक है बराबर है। 3 से -6 को काटेंगे तो -1/2, ये भी बराबर है। और -8 से 16 को काटेंगे तो -1/2। इसका मतलब हमें एक बात समझ में आ गई है कि यहाँ पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों के मान बराबर है। तो ये जो हमने समीकरण मानी है ना, ये समीकरण इस कंडीशन को संतुष्ट करती है। आप चाहें तो इसकी जगह पर अन्य समीकरण भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मानते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वाला प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में हमें कह रहा है कि एक समीकरण दी गई है x - y + 1 बराबर 0 और दूसरी समीकरण हमें दी गई है 3x + 2y - 12। इसका एक ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो एक हम ग्राफ खींचेंगे और एक अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और छाया पटल को छायांकित कीजिए, है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, देखो वही वाला काम करना है। पहले तो हमें रैखिक जो समीकरण लिखनी होगी एक साथ। यहाँ तो हो जाएगा x - y + 1 बराबर 0, ये तो हो जाएगी पहली समीकरण, ठीक है। अगर यदि मान लीजिए मैं इससे x का मान निकालना चाहूँ समीकरण 1 से, तो सबका इधर पक्षांतरण होएगा तो y - 1, एक तो ये हमारे काम आएगी। और दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो अगर इससे भी मैं अगर x का मान निकालना चाहूँ तो सब कुछ उधर चल जाएगा। तो 12 तो होएगा प्लस का और 2y होएगा माइनस का, और x का मान निकालूंगा तो क्या होएगा 12 - 2y/3। तो ये वाले मान क्या हमें यहाँ पर मिल पाएंगे, तो इस तरीके का मान हमें यहाँ मिल पाएगा। अब हमें क्या करना होगा कि जैसे ये हमारी पहली समीकरण है एक तो, और एक हमारी दूसरी समीकरण है, तो अब हमें इससे क्या नए मान मिल गए, एक बार इनको हम एक बॉक्स में कवर अप कर देते हैं। अब देखिए इधर हम y का मान रखते जाएंगे, x का नया मान मिलेगा। यहाँ पर भी y का एक नया मान रखते जाएंगे और x का अपने आप में एक नया मान मिलता जाएगा। देखिए अब हम अपने मानों को रखना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से मान रखना शुरू करते हैं। देखिए अगर हम इधर रखेंगे तो पहली कंडीशन में हम कर लेते हैं कि y बराबर 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो y बराबर 0 रखने पर तो 0 - 1, तो x का मान कितना आएगा -1। चलो एक मान मिल गया। अगर हम इसी प्रकार दूसरा मान निकालना है तो y बराबर 1 रखने पर x बराबर कितना आएगा 1 - 1, तो x का मान कितना आ जाएगा 0। दो मान हमें यहाँ मिल गए। इधर भी देख लेते हैं एक बार। यदि हम इसी का एक और तीसरा मान निकालना चाहें तो तीसरा मान कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, y की जगह पर 2 लिख देंगे तो 2 - 1, x बराबर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ये सब क्या मान हमें यहाँ मिल गए, अलग अलग प्रकार के मान हमें यहाँ मिलते जा रहे हैं। अब हमें आगे चेक करना होगा कि क्या हमें अन्य मान भी मिलते हैं क्या। आप चाहें तो कोई 4 मान रख के भी चेक कर सकते हैं, 3 मान भी रख सकते हैं। जैसे आपकी बार इस वाले सवाल में हम अपने हिसाब से 4 मान रख लेते हैं। देखिए तो y बराबर आप 3 रखेंगे तो 3 रखने पर तो x का मान क्या होगा 3 - 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। अगर इसके अंदर भी अगर हम रखना चाहें तो मैं एक बार एक लाइन खींच देता हूँ ताकि ये इसको सेपरेट कर दें। देखिए इधर भी क्या करना होगा, हमें y का मान एक काम करते हैं, y बराबर 1 रख लेते हैं। तो पहली कंडीशन में हमने y बराबर क्या रखा 1 रखने पर, वो तो आपकी इच्छा है कि आप कितने मान रखना चाहते हैं, उस पर निर्भर करता है। 12 - 2 गुणा 1/3, तो 12 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 10 बचेगा। 10 में किसका भाग लगेगा 3 का। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप कुछ ऐसे मान रख सकते हैं कि जिनका मान ऐसे बटा में नहीं आए, पॉइंटों में उत्तर नहीं आए, तो उसकी जगह पर हम रखते हैं कि ऐसे पूरी संख्याओं वाले मान रखते हैं जिसमें किसका भाग चल जाए 3 का भाग चल जाए। तो हमें ऐसा मान रखने के लिए क्या करना होगा,
कुछ इसी प्रकार के मान ढूंढने होंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, y का मान अगर 1 रखता हूँ तो मेरे से भिन्न वाले मान मिलेंगे। चाहे तो हम इसको भी काम में ले सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि पूरी संख्याओं वाला अगर मान मिल जाए तो वो ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए। अगर हम 1 रख रहे हैं तो देखो 12 में से 2 जाएगा, 10/3 बनेगा। अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 12 में से 4 जाएगा, 8/3 बनेगा। एक काम करते हैं, y बराबर क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं। ठीक है, y बराबर 3 रखेंगे। तो जैसे हम y बराबर 3 रखेंगे ताकि हमें पूरी संख्या मिल सके सवाल में, तो 12 - 6/3, तो 12 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6/3। तो x का मान कितना आएगा, 2। एक मान तो ये मिल गया हमें। अगर हम इसमें एक और मान निकालना चाहें, देखिए इसके लिए अगर हम एक और मान निकालना चाहें तो y बराबर, एक काम करते हैं हम, 5 अगर 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8, 12 में से 8 जाएगा तो 4/3, फिर से बटा वाला मान मिल जाएगा। हम 5 रख के देखेंगे तो 5 दूनी 10, 12 में 10 जाएगा, फिर से 2/3। तो हम 6 रख लेते हैं। तो y बराबर 6 रखने पर आप कुछ भी मान रख सकते हैं, पर कोशिश कीजिए ऐसे मान रखिए ताकि आपको वहाँ पॉइंटों को दर्शाने में गलती नहीं हो। ठीक है, तो x का मान क्या मिलेगा, 12 - 2 × 6/3। तो x का मान क्या आएगा, 6 दूनी 12, 12 में से 12 गए तो 0/3। तो x का मान भी कितना आएगा, 0। देखिए एक मान ये मिल गया। और अगर हम तीसरा मान रखना चाहें तो अगर तीसरा मान हम क्या रख सकते हैं, चाहे वो माइनस में उत्तर आ जाए कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अगर हम मान लीजिए एक मान माइनस का रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो y बराबर हम रख लेते हैं यहाँ पर -3 रख लेते हैं। ठीक है, तो y बराबर -3 रखने पर, तो जैसे आप प्लस माइनस का कुछ भी मान रख सकते हैं आप, 12 - 2 × -3 बटा में क्या हो जाएगा, 3। तो x बराबर क्या आएगा हल करने पर, 12 माइनस का, तो माइनस और माइनस तो जाएंगे प्लस, 3 दूनी 6/3, 12 और 6 कितना हो गया, 18। 18 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है, 3 6 क्या होते हैं, 18, है ना। माइनस और माइनस प्लस, तो 3 दूनी 6, 12 और 6 18, 18 में 6 का भाग देंगे तो 18 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। देखिए अब हमें दोनों प्रकार के मान हमें यहाँ मिल चुके हैं। अब ये मान मिलने के बाद अब हमें क्या बनानी होती है, एक सारणी बनानी होती है। तो एक बार हम अपने मान को नोट कर लेते हैं और उनकी एक सारणी बना लेते हैं। तो मैं अपनी स्लाइड चेंज करता हूँ, सारणी बना के तैयार करता हूँ। देखिए हमने अपनी एक सारणी को तैयार कर लिया है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एक ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ के लिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, सीधी लाइन बनाते हैं। ये हो गया हमारी एक्स अक्ष यानी क्षैतिज रेखा, और एक होगी हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष, और क्या होगी एक वाई डैश। मूल बिंदु होगा ओ, या फिर इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। देखिए अब आप यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स का मान -1 0 1 2, इधर भी एक्स का मान 2 0 6। तो हम जो भी मान लेंगे ना उसको समान अंतराल में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने एक ले लिया मान 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी अगर हम लेंगे तो समान अंतराल होगा, पर माइनस में मान होगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए वाई अक्ष पे 3 6 -3 0 1 2 3 यानी 6 तक का मान है। तो इस मान को भी लेने के लिए हमें क्या करना होगा, लगभग 6 तक के मान ले लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, और इधर भी अगर हम मान लेंगे तो यहाँ प्लस के होंगे सारे, 1 2 3 4 5, यहाँ तक हो जाएंगे 6। ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमें। 1 2 3, ये मान हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, लगभग या थोड़ा अंतराल का फ़र्क है तो उससे हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना।
बाकी सब उसमें सही है। अब देखिए जो हमारे बिंदु हैं, इन बिंदुओं को क्या करेंगे, हम निर्देशित करेंगे। देखिए x पर कितना -1, y पर कितना 0, x पर -1 और y पर 0, तो क्या इसी जगह पर होता है। मैं एक काम करता हूँ, अपने पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ इसको समझाने के लिए। देखिए आप x पर -1, y पर 0, तो x पर -1, y पर 0, तो ये वाला बिंदु कहाँ होगा, इस जगह होगा। ठीक है, अगला होगा x पर 0, y पर 1, तो x पर तो 0 यहीं होता है, y पर 1 तो क्या होगा, इस जगह पर होगा। ठीक है, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0,1, और जो ये वाला बिंदु है इसके निर्देशांक हो जाएंगे -1,0। ठीक है, ये वाली बात हमने लिख दी। अगला होगा x पर 1, y पर 2, तो x पर तो 1 और y पर 2, तो लगभग इस जगह पर होगा। ठीक है, इस जगह पर होगा। और x पर 2, y पर 3, तो x पर तो 2 और y पर कितना हो गया, 3। ये बिंदु लगभग हमारा इस जगह पर होगा। कहाँ पर, x पर 2 और y पर 3 इस जगह होगा। और ये वाला जो बिंदु अभी मेरे पास क्या थोड़ी जगह की कमी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो बिंदु है इसके निर्देशांक होंगे 1,2। ठीक है, देखिए आप एक लाइन तो ये खिंच जाएगी हमारी। अगर मैं मान लीजिए इन सबको मिलाते हुए एक लाइन खींच देता हूँ, तो वो लाइन कैसे खींचेगी अभी मैं आप बताता हूँ आपको। देखिए हमने इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दी है। ठीक है, ये कौन सी रेखा होगी, इसका हम एक बार समीकरण का नाम लिख देते हैं। ये जो हमारे इस वाले बिंदुओं को लिखा है, तो इसकी समीकरण क्या है, x माइनस का y प्लस का 1 बराबर 0। अब अगला देखते हैं कि x पर 2, y पर 3, तो x पर तो 2 और y पर कितना 3, तो लगभग वो बिंदु क्या इसी जगह आएगा आपका वापस से, हाँ यहीं पर आएगा। इस बिंदु को हम यहीं छोड़ेंगे। x पर 0, y पर 6, तो x पर 0 तो यहीं होएगा, और y पर कितना होगा 6, यानी ये वाला बिंदु लगभग कहाँ होगा, इस जगह पर होगा। ठीक है, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0,6, इसके 2,3 होंगे ही। और अगला होगा x पर 6, y पर -3, तो x पर तो 6 और y पर कितना -3, तो लगभग ये वाला बिंदु होगा हमारा इस जगह पर। x पर 6, y पर -3। अब इन तीनों बिंदुओं को भी मिलाते हुए एक बार मैं अपनी रेखा खींच देता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ रेखा कैसे खींचेगी। तो देखिए हमने इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक और रेखा खींच दी है। तो इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को किस जगह पर काटा, 2,3 पर। किस जगह काटा, 2,3 पर। मतलब जो ये हमारा बिंदु है ना, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 2,3 होंगे। ठीक है, इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, 2,3। यहाँ पर जो हमारे पास में लिखा हुआ है इस जगह पर, तो यहाँ के निर्देशांक होंगे 6,-3। और ये कौन सी रेखा का समीकरण है, ये समीकरण है हमारा 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0 का। ठीक है, अब हमें देखना होगा कि जो छायांकित क्षेत्र है वो हमारा कौन सा होगा, यही वाला होगा। तो एक बार हम इसको छायांकित कर लेते हैं। देखिए हमने अपने ग्राफ को, जो ये क्षेत्र है बीच में त्रिभुज जैसा एक क्षेत्र बन गया है, इसको हमने एक छायांकित कर लिया है। देखो एक बिंदु के निर्देशांक देखो लगभग इस जगह टच कर रहा है। वैसे तो मेरा थोड़ा ये रफ डायग्राम है, तो ये उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, पर लगभग एक्यूरेट है। जब इसको आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो ये बिल्कुल सही जगहों पे मिलता है। तो देखो एक बिंदु के निर्देशांक तो हो जाएंगे -1,0, 1 के हो जाएंगे 2,3, और ये जो 4 से थोड़ा आगे गया ना, ये 4 से आगे नहीं जाता, ये 4 को ही टच करता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत लाइनिंग वगैरह की वजह से दिक्कत है। तो इस बिंदु को आप 4 ही मानिए। ठीक है, जहाँ पे ये कट कर रहा है ना, इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, 4,0। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इस बिंदु को एडजस्ट कर देता हूँ। देखिए आप हमारे इस एक बिंदु के निर्देशांक होंगे, जो त्रिभुज जैसी आकृति बन गई। तो ये त्रिभुज जिस भी जगह पर अक्षों को काट रहा है, x अक्ष और y अक्ष को, और जहाँ एक दूसरे को लाइनें काट रही है, तो वही त्रिभुज के क्या होंगे निर्देशांक। पहला निर्देशांक होगा 2,3, दूसरा होगा -1,0 और तीसरा निर्देशांक होगा 4,0। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये जो हमारा त्रिभुज है ना, तो आप यहाँ लिखोगे, त्रिभुज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं त्रिभुज की आकृति ऐसे बना सकता हूँ ना, तो लिखेंगे त्रिभुज के निर्देशांक क्या होंगे यहाँ पर, यही आपसे सवाल में पूछा गया है। पहला तो होगा 2,3, ये होगा इसका पहला निर्देशांक। दूसरा होगा -1,0 और अगला निर्देशांक होगा 4,0। यही हमारे त्रिभुज के क्या होंगे निर्देशांक। तो इसी के साथ हमारा ये सवाल यहीं समाप्त होता है, और ये प्रश्नावली भी हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है।
तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो होने में सपोर्ट करें।